इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल केसेस की प्रोसीडिंग्स के बारे में कि सिविल केसेस की कैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं कोर्ट के अंदर। सिंपल तरीके से आपको मैं विद ऑर्डर और रूल भी आपको समझाऊंगा। अगर आप नए एडवोकेट हैं तो साथ में मैं ऑर्डर भी लिखता चलूँगा कि कौन कौन से ऑर्डर से रिलेटेड है ये प्रोसेस, ये स्टेज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फाइलिंग ऑफ प्लेंट की बात आती है। देखिए, सबसे पहले आप दो पार्टीज़ हैं, कोई एक बंदे को किसी दूसरे बंदे से कोई प्रॉब्लम है, मान के चलिए किसी के ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, किसी के घर पर कब्जा कर लिया, जहाँ वैसे कोई किसी का अधिकार जो है वो उसको नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेगा बंदा, जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंट लगाता है उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। जो रिलीफ लेने के लिए आता है कोर्ट से, या प्लेंट लगाता है या सूट भी बोल सकते हैं आप, तो जो प्लेंटिफ है उसको किसी से दूसरे बंदे से प्रॉब्लम है, तो अपना अधिकार लेने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए वो सिविल केस दायर करता है। सिविल केस के अंदर आप अपना अधिकार ले सकते हैं, अपना कंपनसेशन ले सकते हैं, इसमें सज़ा नहीं होती है क्रिमिनल केस की तरह। तो सबसे पहले वो एडवोकेट हायर करेगा। एडवोकेट क्या करेगा कि प्लेंट तैयार करेगा, सूट तैयार करेगा और उसको फाइल करेगा फाइलिंग डिपार्टमेंट में। फाइलिंग डिपार्टमेंट में चेक किया जाता है आपका जो सूट है कि प्रॉपर वकालतनामा लगा है कि नहीं, आइडेंटिटी प्रूफ कोई लगा है कि नहीं, जिसने जो प्लेंटिफ है। प्रॉपर चेकिंग के बाद जो आपको एक नंबर भी दे दिया जाता है जिससे आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं प्लेंट के बारे में कि कौन सी कोर्ट में गया है, किस जज साहब के पास वो सूट जो है आपका गया है। तो एक बार फाइलिंग हो जाती है, ये ऑर्डर 7 से रिलेटेड है, तो साथ में मैं ऑर्डर भी लिखता चलूँगा, आप नोट कर सकते हैं। प्लेंट के अंदर क्या क्या होता है, देखिए प्लेंट के अंदर आप अपने फैक्ट्स लिखते हैं, रिलीफ जो प्लेंटिफ को चाहिए वो लिखते हैं, नेम ऑफ द पार्टीज़ होता है, नेम ऑफ द कोर्ट होता है, ज्यूरिसडिक्शन के बारे में होता है, और साथ में आपने कोर्ट फीस भी प्रॉपर लगानी होती है। देखिए, साथ में कोर्ट फीस भी लगानी होती है, हर स्टेट की ये अलग अलग होती है, आपके रिलीफ पे डिपेंड करता है कि आपने क्या रिलीफ लेना है। तो जब कोर्ट के अंदर केस जाता है तो जो कोर्ट के रीडर साहब होते हैं वो भी एक बार चेक करते हैं कि जो कोर्ट फीस वगैरह है वो प्रॉपर लगी है कि नहीं, और वो प्रॉपर अपनी रिपोर्ट करते हैं आपकी प्लेंट के ऊपर कि कोर्ट फिक्स प्रॉपरली अफिक्स्ड, और साइन करते हैं। तो उसके बाद जब प्रॉपरली आपकी अफिक्स्ड होती है कोर्ट फीस, तो आपका सूट जहाँ वहाँ पर रीडर के द्वारा भी फाइल किया जाता है, प्रॉपर डेट डाली जाती है उस दिन की। और उसके बाद वो जज साहब जो हैं वो नोटिस करते हैं किसको, डिफेंडेंट को। मान के चलिए आपने कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाई है, कई बार होता है ऐसा, तो कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं लगाई है तो कोर्ट क्या करती है कि नोटिस नहीं करेगी तब तक डिफेंडेंट को। तब 1 या 2 डेट्स वो आपको दे देती है कोर्ट कि आप अपनी प्रॉपर कोर्ट फीस लगाइए। तो ऑर्डर बाकायदा ज़िमनी ऑर्डर जो है कोर्ट के द्वारा वो ये डाल दिया जाता है कि कोर्ट फीस प्रॉपर लगी नहीं है, रीडर की रिपोर्ट ऐसी है कि कोर्ट फीस नहीं लगी है प्रॉपर। तो प्रॉपर आपको डायरेक्शन दी जाती है कि आप प्लेंटिफ को कि आप कोर्ट फीस प्रॉपर लगाइए। कोर्ट फीस एक बार प्रॉपर लग जाती है उसके बाद ही नोटिस किया जाता है डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके खिलाफ केस लगाता है प्लेंटिफ। तो अब नोटिस पर बात आ गई, इसके बाद आप नई जो आगे प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जब सम्मन सर्व हो जाते हैं, सर्व्ड हो जाते हैं मतलब कि सम्मन दूसरी पार्टी को मिल जाते हैं, जो डिफेंडेंट है उसको सम्मन मिल गए, उसको पता चल गया कि उसके खिलाफ कोई केस लगा है कि किसी कोर्ट में, और उसको तारीख पता चल जाती है, सम्मन पर बाकायदा लिखी होती है, नोटिस पर लिखी होती है। तो या इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो वो अपीयर होगा या फिर वो अपीयर नहीं होगा। अगर वो अपीयर नहीं होता है कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसको एक्स पार्टी कर देती है। एक्स पार्टी का मतलब होता है कि एक तरफा प्रोसीडिंग्स चल पड़ती हैं, अब सिर्फ प्लेंटिफ की ही बात सुनी जाएगी। जो डिफेंडेंट है वो जानबूझकर नहीं आया उसको पता चलने के बाद भी, तो उसकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी क्योंकि वो अपीयर ही नहीं हो रहा है। तो ना वो रिटन स्टेटमेंट देगा, ना अपना जवाब देगा, ना ही कोई एविडेंस करवाएगा, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ना ही आर्गूमेंट्स करेगा। तो अब क्या होगा, उसके बाद प्रोसीडिंग्स चल पड़ती हैं, क्या चलेंगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चल पड़ती हैं। ये ऑर्डर 9 रूल 61A में बताया गया है इसके बारे में, तो साथ में ऑर्डर भी आप नोट करते चलें। उसके बाद क्या होता है कि प्लेंटिफ की सिर्फ एविडेंस होती है, उसके बाद आर्गूमेंट्स होती है प्लेंटिफ की, और क्योंकि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, और फिर जजमेंट और डिक्री आ जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्टेज के बारे में कि अगर वो अपीयर हो गया डिफेंडेंट, तो
तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो अपना रिटन स्टेटमेंट देगा। रिटन स्टेटमेंट को आप जवाबी दावा भी बोल सकते हैं, और इसके बारे में बताया गया है ऑर्डर 8 के अंदर। ऑर्डर 8 के अंदर रिटन स्टेटमेंट की बात कही गई है। तो जवाबी दावा आ जाता है, उसके बाद क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक बार जब रिटन स्टेटमेंट आ जाती है, जवाबी दावा आ जाता है, उसके बाद जो प्लेंटिफ है वो रिटन स्टेटमेंट के जवाब में रेप्लिकेशन दे सकता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है जवाब का जवाब। रिटन स्टेटमेंट का जवाब होता है ये हमेशा प्लेंटिफ के द्वारा ही दी जाती है। रेप्लिकेशन, पहले प्लेंट आई, उसके बाद रिटन स्टेटमेंट आई डिफेंडेंट के द्वारा, उसके बाद अगर रिटन स्टेटमेंट का जवाब देना है तो रेप्लिकेशन उसको बोला जाता है या रीज्वाइंटर बोला जाता है, वो देता है हमेशा प्लेंटिफ। तो रेप्लिकेशन हमेशा प्लेंटिफ के द्वारा होती है। रेप्लिकेशन आने के बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज क्या होते हैं, इश्यूज में दोनों प्लीडिंग्स जो होती हैं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, उनमें झगड़े का कारण देखा जाता है, कॉज ऑफ जो उनकी फाइट होती है कि क्यों ये कोर्ट में केस आया, प्लेंटिफ क्या रिलीफ चाहता है, और जो डिफेंडेंट है वो क्या क्या डिनाई कर रहा है, क्या वो अग्री कर रहा है, तो क्या एडमिट कर रहा है। तो उस पर 8-10 इश्यूज बना लिए जाते हैं, मेन पॉइंट्स होते हैं बाकायदा कोर्ट के द्वारा। तो इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं, उसको बोला जाता है कि इश्यूज फ्रेम कर दिए गए हैं कोर्ट के द्वारा। ये इसकी बात की गई है ऑर्डर 14 के अंदर। देखिए, एक बार जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं, उसके बाद फिर एविडेंस पर आपकी जो केस है वो चला जाता है। एविडेंस सबसे पहले प्लेंटिफ का होता है। प्लेंटिफ एविडेंस होता है, जो प्लेंटिफ के विटनेस हैं वो आते हैं, बाकायदा अपना जो टेंडर करते हैं वो चीफ एफिडेविट के द्वारा। उसके बाद उनका जो क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है। कौन करता है क्रॉस एग्जामिनेशन? डिफेंडेंट के एडवोकेट, क्योंकि प्लेंटिफ की एविडेंस, प्लेंटिफ एविडेंस चल रहा है, प्लेंटिफ के विटनेस आएंगे, पहले टेंडर करेंगे एफिडेविट, उसके बाद उसका क्रॉस जो है वो अपोजिट पार्टी मतलब डिफेंडेंट करेगी। उसके बाद इसी तरीके से प्लेंटिफ एविडेंस क्लोज हो जाएगा, प्लेंटिफ अपना एविडेंस क्लोज करेगा, फिर डिफेंडेंट एविडेंस जो है वो स्टार्ट होगा। डिफेंडेंट एविडेंस उसी तरीके से, उसके विटनेस आएंगे, पहले टेंडर करेंगे एफिडेविट, उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा प्लेंटिफ के एडवोकेट के द्वारा। जो अपोजिट पार्टी का काउंसिल है वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेगा। तो उसके बाद फिर डिफेंडेंट भी उसी तरीके से अपना एविडेंस क्लोज करेगा। तो क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद अगली प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखिए, एक बार जब एविडेंस क्लोज हो जाता है डिफेंडेंट का भी, तो मतलब उसके बाद एक बार या दो बार जो कोर्ट है वो मौका देती है रिबटल एविडेंस का। रिबटल का मतलब क्या होता है? ये प्लेंटिफ को मौका दिया जाता है। मतलब कि अगर डिफेंस में डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एविडेंस दिया है या कुछ ऐसी बात आ गई है जिसको रिबट करना चाहता है प्लेंटिफ, रिबट का मतलब होता है किसी की बात को काटना, कि उसके डिफेंस के एविडेंस में कुछ ऐसी नई बात आ गई जिसको रिबट करना चाहता है जो प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ को ये मौका दिया जाता है। रिबटल एविडेंस हमेशा प्लेंटिफ का होता है, एक या दो मौके दिए जाते हैं। अगर रिबटल एविडेंस आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर आ जाती है जो आपकी फाइल है, जो केस है वो फाइनल आर्गूमेंट्स पे आ जाता है। फाइनल आर्गूमेंट्स पहले प्लेंटिफ के होते हैं, उसके बाद डिफेंडेंट के आर्गूमेंट्स सुने जाते हैं कोर्ट के अंदर। ये रिटन में भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर फाइनल जजमेंट आ जाती है और डिक्री आ जाती है। इसके बारे में बताया गया है ऑर्डर 20 के अंदर। तो इस तरीके से फाइनल जजमेंट आ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि फाइनल जजमेंट आने के बाद अगर जिस पार्टी के खिलाफ केस गया है, जिसके हक में गया है और जिसके खिलाफ गया है, अगर कोई पार्टी उस जजमेंट को मानने से इनकार कर दे, तो आप क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं। और इसमें साथ में कुछ और भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, इसके लिए क्या है, आप एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर। इसके बारे में बताया गया है ऑर्डर 21 के अंदर। तो एग्जीक्यूशन जो है, जैसे जिसके हक में केस हुआ है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर के द्वारा एग्जीक्यूशन लगाई जाती है। और जिसके खिलाफ केस हुआ है उसको बोलते हैं जेडी, मतलब जजमेंट डेटर। तो एग्जीक्यूशन लगा सकते हैं आप। तो कोर्ट एग्जीक्यूशन जो है जब आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद जो पूरी प्रोसेस है वो चलती है आगे। अटैचमेंट वगैरह के ऑर्डर भी हो जाते हैं। अगर आप लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी दे देते हैं जजमेंट डेटर की, अगर वो नहीं मानता है
तो या फिर अरेस्ट वारंट भी निकाल सकती है कोर्ट, वो डिपेंड करता है। इसके अलावा आपके पास क्या मतलब जो है रिलीफ लेने के लिए वो आपके पास और क्या क्या, आप कहाँ पे जा सकते हैं, कैसे, उसके लिए आप अपील लगा सकते हैं, आप रिवीजन में जा सकते हैं, आप रिव्यू पिटीशन भी दायर कर सकते हैं। जो अपील है वो हमेशा हायर कोर्ट में लगेगी, रिवीजन भी हायर कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जो रिव्यू है वो उसी कोर्ट में लगा सकते हैं जिस कोर्ट में जजमेंट आई है। आप उसी जज के सामने उसी कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात अपील की, रिवीजन की या रिव्यू की। इसमें जो सिविल केसेस होते हैं इनमें ज़्यादा टाइम लग क्यों जाता है डिसाइड होने में? क्योंकि इसमें एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। कुछ एप्लीकेशंस, मेन एप्लीकेशंस भी मैं आपको बता देता हूँ। जो एप्लीकेशंस ज़्यादातर लगती हैं कोर्ट के अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ, जो समय समय पर प्लेंटिफ के एडवोकेट या डिफेंडेंट के एडवोकेट लगाते हैं, वो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर की कई बार एप्लीकेशन लगती है, उसका उसके बारे में बताया गया है ऑर्डर 1440 के अंदर। एलसी की, अगर एलसी अपॉइंट करवाना है, ये प्लेंटिफ या डिफेंडेंट कोई भी एप्लीकेशन लगा सकता है इसके बारे में कि बाकायदा कोर्ट के द्वारा एलसी अपॉइंट किया जाए, जो कि मौके का जो है फ़ोटोज़ वगैरह खींच के कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करता है कि मौके का जायज़ा लेकर। तो एलसी बोलते हैं उसको, लोकल कमिश्नर बोलते हैं एलसी। तो उसकी जो जानकारी है वो ऑर्डर 26 के अंदर दी गई है। टेम्परेरी इंजेक्शंस की जो एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे सिंपल भाषा में बताऊं तो ये स्टे की एप्लीकेशंस होती हैं, टेम्परेरी अगर स्टे लेना हो तो इसके बारे में जो है ऑर्डर 39 जो है वो टेम्परेरी इंजेक्शंस के बारे में बात करता है। इसी तरीके से कुछ और एप्लीकेशंस आपको मैं वैसे बता देता हूँ। जैसे अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन लगानी हो तो 7 रूल 11 के अंदर इसकी बात की गई है। अगर आपने प्लेंट में कोई क्लैरिकल मिस्टेक कर दी है या कुछ भी चेंजेस करने हैं प्लेंट के अंदर या रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर, तो आपको ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन, ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेगी। तो ये मेन एप्लीकेशंस होती हैं जो मैंने आपको बताई। ये ज़्यादातर ऐसी एप्लीकेशन लगती हैं, फिर दूसरी पार्टी इसका रिप्लाई देती है, जवाब देती है, उसके बाद कंसिडरेशन पे आती है फाइल, उसके बाद एप्लीकेशन पर बहस होती है। क्योंकि इसमें काफ़ी तारीखें चली जाती हैं जब कोई एप्लीकेशन लगती है। देखिए, पहले आपने एप्लीकेशन लगाई, प्लेंटिफ ने लगाई या डिफेंडेंट ने लगाई, दूसरी पार्टी उसका जवाब देगी 1-2 तारीखों में, उसके बाद वो कंसिडरेशन पर चली जाएगी फाइल, बहस होगी, पहले एक वकील करेगा, फिर दूसरी पार्टी का वकील करेगा, फिर एप्लीकेशन डिसाइड होगी, फिर आगे अगली स्टेज चलती है। इसी दौरान कोई ना कोई और एप्लीकेशन लग जाती है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये मेन मैंने आपको चीज़ें बताई बिल्कुल सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा सिविल केस प्रोसीडिंग्स का, कि किस तरीके से सिविल केस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं कोर्ट के अंदर। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको रह गई हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी या थोड़ी सी भी आपको जानकारी से भरपूर मिली, मतलब आपको लगा कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के अंदर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।